हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज हमारा सीएचएन कंप्लीट हो चुका है एंड हमारा न्यू टॉपिक आज से स्टार्ट होगा। और अब न्यू टॉपिक कौन सा है? प्राइमरी हेल्थ केयर नर्सिंग। ठीक है, हमारा बिहार एएनएम का जो हमारा न्यू एक सब्जेक्ट है प्राइमरी हेल्थ केयर नर्सिंग। ठीक है, आज से स्टार्ट हो रहा है। इसका टॉपिक नंबर है फर्स्ट, संक्रमण की अवधारणा और रोगों के कारण की व्याख्या करें। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट हो टॉपिक को लेके, सब्जेक्ट को लेके, तो आप जो ऑफिशियल सिलेबस है उसे डाउनलोड कर लें और ज़रूर मैच करें उससे। ठीक है, अब आज हम इस टॉपिक को समझने की पूरी कोशिश करते हैं, देखते हैं कितना समझ आता है हमें। कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है? ठीक है, तो आज हम समझेंगे इन्फेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है। इन्फेक्शन का अर्थ होता है शरीर में हानिकारक सूक्ष्मजीवों या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगस या परजीवी का प्रवेश करना। बॉडी के अंदर सूक्ष्म जीव जो हानिकारक है, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हैं, उनका हमारी बॉडी में प्रवेश करना, वह विकसित होना और संख्या में बढ़कर शरीर की सामान्य कार्यप्रणाली में बाधा डालना। जिसकी जो हमारी नॉर्मल डेली हैबिट्स हैं उनमें अबनॉर्मलिटीज आना, उनमें रुकावटें आना, ये होता है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन क्या होता है? आई होप दोबारा से एक बार रिपीट करते हैं इन्फेक्शन की डिफिनीशन को। इन्फेक्शन वो होता है जो जैसे कि हमारी हेल्दी बॉडी है, ठीक है, उसके अंदर कुछ हार्मफुल सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिम्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगा हो गया एंड परजीवी प्रोटोजोआ हो गया, जो हमारी बॉडी में प्रवेश करते हैं। ठीक है, वह विकसित होना, वो जो प्रवेश करते हैं थोड़ी सी अमाउंट में और फिर विकसित होते रहते हैं, लार्ज अमाउंट में हो जाते हैं, संख्या में बढ़ जाते हैं और हमारी जो नॉर्मल डेली रूटीन होता है उनमें इनबैलेंस हो जाता है, बाधा आ जाती है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? इन्फेक्शन। जब ये सूक्ष्मजीव क्या होता है शरीर में प्रवेश करते हैं तो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली जो इम्यून सिस्टम होता है उनसे लड़ाई करती है। ठीक है, जब ये इन्फेक्शन हम जैसे कि हो गया, हमारी जो बॉडी है, ठीक है, उसमें इम्यून सिस्टम है और ये आगे हमारी बॉडी से इंडिया, ये आगे पाकिस्तान। ठीक है, अब क्या हुआ, दोनों ने आपस में पहले जब वो अंदर आने लगे तो पहले इम्यून सिस्टम ने उनसे खूब लड़ाई की। यदि प्रतिरक्षा प्रणाली हार जाती है, अगर जो हमारी मतलब हमारी जो हमारी ये सेना है, ठीक है, अगर ये हार गई तो ये हमारी बॉडी के अंदर आ जाएंगे और हमें बीमार कर देंगे। ठीक है, तो हमें मतलब हमारे अंदर आएंगे तो अपना कब्जा जमाएंगे, अपना तोड़ फोड़ सब कुछ करेंगे, तो ये हो गया तो हम सिक हो जाएंगे, पेशेंट बन जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। अगर जो हमारी इम्यून सिस्टम, जो हमारी अंदर की जो सेना है, बॉडी के अंदर की जो सेना है, आर्मी फोर्स है, अगर वो मजबूत है, स्ट्रांग है और उसने उन बैक्टीरिया वायरस को जो आ रहे थे बाहर से हक जमाने के लिए, उनको मार के फेंक दिया, तो हमारी बॉडी जो है सिक्योर रहेगी। तो इसे कहते हैं इम्यून सिस्टम, हमारी बॉडी को बचाने वाली आर्मी फोर्स जो है। ठीक है, आई होप सबको समझ आ रहा होगा। चेन इन्फेक्शन, अब चेन इन्फेक्शन क्या होता है? ठीक है, ये समझते हैं। संक्रमण कैसे फैलता है, इसे समझने के लिए संक्रमण की श्रृंखला या चेन इन्फेक्शन जो होता है उसे समझना आवश्यक है। इन्फेक्शन कैसे फैल रहा है? अब इन्फेक्शन तो समझ आया गया, बेटे फैल कैसे रहा है ये देखते हैं। इन्फेक्शियस एजेंट, संक्रामक एजेंट, वह जीव जो बीमारी पैदा करता है। इन्फेक्टिस जो एजेंट होता है वो होता है एजेंट जो हमारी बॉडी को बीमार करता है, जैसे फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया एंड वायरस हो गया। हमें रिजर्वर क्या हो गया? जलाशय। जलाशय वह स्थान जहाँ सूक्ष्म जीव रहते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा जो ये सूक्ष्म जीव, ये सारी चीज़ें रहने का अगर मेन सोर्स पाया जाता है कि कहाँ पे रहते हैं, तो जैसे कि जलाशय के नियर में हो गया, जैसे सूक्ष्म जीव रहते हैं और बढ़ते भी हैं, लार्ज अमाउंट में बढ़ते रहते हैं। मानव शरीर, दूषित पानी, भोजन, इससे क्या होता है बॉडी के अंदर आते हैं, इनमें रहते हैं। ऑन पोर्टल ऑफ एग्जिट, निकास द्वार, शरीर से बाहर निकलने का रास्ता, जैसे छींकते समय नाक से। जो एक पर्सन के अंदर हो गया, चलो उसकी इम्यून जो आर्मी फोर्स की इम्यून सिस्टम वीक था, उसके अंदर तो इन्फेक्शन आया, अब उससे इन्फेक्शन दूसरे पर्सन को कैसे फैल रहा है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो गया छींकते समय नाक से। ठीक है, घाव खून के माध्यम से, ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट हो गया, या फिर किसी को वुंड है और किसी ने भी उस वुंड को टच कर लिया विदाउट ग्लव्स, तो फिर क्या हो, उसके हाथ में कट है तो उससे हो गया इन्फेक्शन। एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है कि जो इन्फेक्शन है वो कैसे फैलता है। ठीक है, सूक्ष्म जीव एक व्यक्ति से दूसरे तक कैसे पहुंचते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, हम कैसे कहीं जाते हैं, अगर हम कहीं घूमने जा रहे हैं तो हम बस ऑटो कुछ पकड़ते हैं, लेते हैं, उसमें बैठते हैं, फिर जाते हैं। तो ऐसे होता है कि जो बैक्टीरियाज होते हैं, वायरस होते हैं, कि कैसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जाते हैं। जैसे फर्स्ट हो गया हवा, एयरबॉर्न हो गया, सीधे संपर्क से, डायरेक्ट कांटेक्ट से, ठीक है, या मक्खियों द्वारा, ये होते हैं कैरियर, इनके द्वारा ये चीज़ें वहाँ तक जाती हैं। प्रवेश द्वार, अब पोर्टल ऑफ एंट्री, इन्हें क्या कहते हैं? नए शरीर में प्रवेश का रास्ता, जैसे सांस के जरिए,
कटी हुई त्वचा, कहीं पे त्वचा में कट है, या मुंह के जरिए, ये होता है प्रवेश द्वार। ठीक है। संवेदनशील मेजबान, इसमें क्या होता है, वह व्यक्ति जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है और वह जल्दी बीमार पड़ जाता है। कुछ लोग होते हैं कि संवेदनशील सेंसिबल होते हैं, तो उनमें क्या होता है कि अगर उनकी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, थोड़ी सी भी कोई प्रॉब्लम हुई या थोड़ा सा कोई इन्फेक्टेड पर्सन है पास में, तो उन्हें तुरंत एलर्जी हो जाती है। जैसे कुछ लोगों को स्किन एलर्जी बहुत ज़्यादा होती है, कोई स्किन एलर्जी से डिजीज वाला पर्सन आ गया तो उनको क्या होगा, बिना टच किए ही उनको भी वो एलर्जी हो जाती है, तो वो होते हैं सेंसिबल पर्सन्स। ठीक है, उनकी जो इम्यूनिटी होती है बहुत ही सेंसिबल होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम रोगों के कारण, कॉज ऑफ डिजीज एजेंट्स। रोगों के कारणों को मुख्य रूप से कई एजेंटों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कौन कौन से होते हैं, जैसे स्वास्थ्य विज्ञान में इसे एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेंड या एजेंट, होस्ट और पर्यावरण के रूप में भी देखा जाता है। बायोलॉजिकल एजेंट, जैविक कारक क्या होते हैं, यह रोगों का सबसे मुख्य कारण होता है। जैविक कारण जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मेन कॉज होता है डिजीज का। इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया, जैसे टीबी, टाइफाइड, हैजा, कॉलरा। तो आपको अगर बैक्टीरिया के आगे ये एग्जाम्पल हैं तो आपको ये समझ आना चाहिए कि ये बैक्टीरियल डिजीज होती है। क्वेश्चन आता है कि कौन निम्नलिखित में से कौन सी वायरल डिजीज है, वायरस से होने वाली, ठीक है, कौन सी बैक्टीरियल। ऑप्शन में आ गए कुछ वायरस के, जैसे कोविड-19 हो गया, पोलियो है, और टाइफाइड है, हेपेटाइटिस है। तो आपको बैक्टीरियल पूछा गया तो आपको पता होना चाहिए कि टाइफाइड ही सिर्फ बैक्टीरिया से होता है, बाकी सारे वो वायरस से होते हैं। तो आपको बैक्टीरियल, वायरल, फंगी, पैरासाइटिक्स जो ये डिजीज होती है किससे कौन सी होती है, आपको ये भी याद होना चाहिए। अगर मैं ये बता रही हूँ तो आपको सिर्फ मुख्य एजेंट्स पे नहीं ध्यान देना, आपको फॉर एग्जाम्पल जो है वो भी अच्छे से देखना है। तो बैक्टीरियल जैसे क्या हो गया, टीबी हो गया, टाइफाइड हो गया, हैजा, कॉलरा। तो यहाँ पे टीबी का जो फैलने का जो कैरियर होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है, वो क्या होता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है। टाइफाइड वाटर से होता है, हैजा एंड कॉलरा ये वाटर बॉर्न डिजीज होती हैं। ठीक है। अब वायरस जैसे कोविड-19, पोलियो, खसरा, मीजल्स या हेपेटाइटिस, ये सारे होते हैं वायरस से फैलती हैं। अब जैसे वायरस से हो गया तो ये ड्रॉपलेट भी होता है और कॉन्टैक्ट से भी होता है। ठीक है। पोलियो एक वायरल डिजीज़ है। ठीक है। खसरा, मीजल्स जो है वायरस से होती है। हेपेटाइटिस ब्लड कॉन्टैक्ट से भी होती है। जो वायरस जो होता है उससे क्या होता है, ब्लड कॉन्टैक्ट से भी हो जाती है, और डायरेक्ट मतलब ऐसा नहीं है कि सामने से कोई छींक दिया तो हो जाएगा, ये ऐसी नहीं होती। ठीक है। एंड फंगी, दांत, खास, त्वचा के संक्रमण। जो फंगस, जैसे स्किन जो एलर्जीज होती है, स्किन इन्फेक्शन होता है, वो किससे होते हैं, फंगस से होता है। परजीवी, पैरासाइट, जैसे मलेरिया, प्लाज्मोडियम से, और जो पेट में के कीड़े होते हैं। ठीक है। वार्मिंग, वो भी होती हैं, पैरासाइट्स होते हैं वो। ठीक है। पेट के जो कीड़े, एल्बेंडाजोल जिसकी टैबलेट दी जाती है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम न्यूट्रिशनल एजेंट्स, पोषक तत्वों की कमी। बहुत सारी बीमारियां हैं जो अगर हमारी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है तो हमारी बॉडी जो होती है बहुत ही अनेक बीमारियों का शिकार बन जाती है, जैसे कि शरीर में पोषक तत्वों की कमी या अधिकता से होने वाले रोग। प्रोटीन ऊर्जा को पोषण, जैसे क्वाशियोकोर और मारेस्मस। क्वाशियोकोर क्या होता है, मारेस्मस क्या, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। लोग क्या करते हैं कि इन दोनों को ना एक ही मान लेते हैं, बट ऐसा नहीं है, ये दोनों अलग हैं। विटामिन की कमी, जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर भी होता है। एंड खनिज की कमी से क्या होता है, आयरन से की कमी से एनीमिया हो जाता है। आयरन किस में आता है, खनिज में आता है। विटामिन ए किस में आता है, विटामिन में आता है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, क्वाशियोकोर और मारस्मस होता है। क्वाशियोकोर को क्या होता है, इसमें क्या होता है, प्रोटीन की कमी हो जाती है। मारस्मस में क्या होता है, प्रोटीन एंड एनर्जी दोनों की कमी हो जाती है। ठीक है। तो आपको जो बारीक सा अंतर मैंने बताया है वो आपको याद रखना, क्योंकि जो चीज़ें ये थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग होती है ना, एग्जामिनर वही चीज़ों को पूछता है एग्जाम में। तो आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ इजी इजी याद कर ले, जो कंफ्यूजिंग चीज़ें हैं उनको आप अलग से लिखो और हाईलाइट करो। ठीक है। मैं बार बार हर क्लास में यही रिपीट करती हूँ। भौतिक कारक क्या है, फिजिकल एजेंट, अत्यधिक गर्मी जैसे हीट स्ट्रोक, ठंड, हाइपोथर्मिया। जैसे कि फिजिकल एजेंट में क्या हो जाता है, कुछ भौतिक चीज रीजन होते हैं बीमार होने के। इसमें क्या होता है, अत्यधिक हीट स्ट्रोक हो गया, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ गई है और डिहाइड्रेशन हुआ, चक्कर खा के गिर गया। ठीक है। दूसरे कहते हैं हीट स्ट्रोक। हाइपोथर्मिया, बहुत ज़्यादा ठंड है, उसने कपड़े नहीं पहन रखे हैं या फिर एयर आ रही है, मतलब बॉडी की जो गर्मी है वो लॉस हो रही है, जो हीट है, तो उसे हाइपोथर्मिया हो जाएगा। ठीक है। रेडिएशन, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है या किसी मैकेनिकल रेडिएशन आ रही है, उससे भी
बीमार हो सकता है, उससे मतलब उसको वो भी हार्मफुल होता है। या शोर, बहुत ज़्यादा लाउड स्पीकर बहुत तेज़ है तो उससे भी एक ये भी कॉज़ होता है एजेंट। रासायनिक कारक, केमिकल एजेंट कौन-कौन से होते हैं? जैसे बाहरी धूल धुआं, बहुत ज़्यादा धूल धुआं है, आँखों में प्रॉब्लम हो रही है, धात या पारा शीशा, इससे क्या होगा, अस्थमा जैसी बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं, ठीक है। आंतरिक क्या होता है, शरीर के भीतर बनने वाले यूरिया या बिलिरुबिन का बढ़ जाना, जैसे कि पीलिया हो जाना, केमिकल एजेंट्स में ये होते हैं। यांत्रिक मैकेनिकल एजेंट्स कौन-कौन से होते हैं, जैसे कि चोट लग जाना, कहीं पे दुर्घटना को एक्सीडेंट हो गया, वो भी तो एक एजेंट है, उससे भी तो हाथ-पैर टूट जाते हैं, वो भी ग्रसित एक पेशेंट बन जाता है, हड्डी टूटना या मोच-आना, ठीक है। अब देखते हैं हम सामाजिक और जीवन शैली कारक, सोशल एंड लाइफस्टाइल फैक्टर्स, कुछ यहाँ पे वो देखते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो एनम का रोल होता है वो रूरल एरिया से अटैच्ड होता है, तो वहाँ पे सोसाइटी, सोशल लाइफस्टाइल कैसी है वो भी इंपॉर्टेंट मायने रखती है। अस्वच्छता, पुअर हाइजीन, धूम्रपान, शराब का सेवन, तनाव और व्यायाम की कमी। एनम के लिए महत्वपूर्ण बिंदु जैसे रोल ऑफ एनम देखते हैं आप कौन से होते हैं। एक एनम के नाते आपको क्या इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी बातें हैं जिनका आपको माइंड में ध्यान रखना चाहिए। निवारण ही उपचार है, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही उसका लास्ट एंड गुड सॉल्यूशन है। संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ना ही बीमारी रोकने का सबसे अच्छा तरीका। किसी को इन्फेक्शन हो गया है तो क्या करना है, उसको आइसोलेट करना है, तभी दूसरे पर्सन तक वो बीमारी नहीं जा पाएगी। ऐसा नहीं कि उसको ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसको खुले में छोड़ दिया, तो वो तब तक ट्रीटमेंट का उसके ऊपर इफेक्ट होगा, तब तक वो 10 लोगों को इन्फेक्टेड कर चुका होगा। तो ये इफेक्टिव नहीं है मेथड, उसको क्या करना, आइसोलेट करना, फिर देन उसका ट्रीटमेंट करना है। हैंड वॉशिंग, यह संक्रमण को रोकने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। क्या करना है, अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन को टच किया या मेडिकेशन किया या उससे बात की, उसकी काउंसलिंग की, ठीक है, तो क्या करना है, आपको हैंड वॉश करना है, देन दूसरे पेशेंट से को मिलना है, कांटेक्ट करना है, मेडिसिन लेनी है, ठीक। तो इससे क्या होता है, बहुत काफ़ी हद तक जो बीमारियां होती हैं वो इन्फेक्शन इधर से उधर ट्रांसमिट नहीं होता है। इम्यूनाइजेशन, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को समय पर टीका लगवाकर उन्हें संवेदनशील मेजबान बनने से बचाना। जैसे कि इम्यूनिटी उनकी बूस्ट करने के लिए क्या होता है, इम्यूनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इससे क्या होता है, उनकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है और वो सेंसिटिव पेशेंट्स में नहीं आते हैं। स्वच्छता शिक्षा, हेल्थ हाइजीन के बारे में हेल्थ एजुकेशन देना, जैसे ग्रामीणों को शुद्ध पानी पीने के लिए, खुले में शौच ना करने के लिए और भोजन को ढक कर रखने के लिए सलाह देना। इससे क्या होती है, बहुत सारी बीमारियां जो होती हैं वो कम होती हैं फैलना। प्रारंभिक पहचान, फर्स्टली कैसे पहचाने कि इसको इन्फेक्शन हो रहा है और इसे कैसे रेफर करना है या आइसोलेट करना है, हमें क्या करना, रोगों के लक्षणों को जल्दी पहचान कर तुरंत उपचार या रेफर सुनिश्चित करना। तो आपको साइन एंड सिम्टम्स पता होने चाहिए, अगर ऐसा पेशेंट को आ रहा है, बार बार चीख हो रही हैं, आंखें रेड हो रही हैं, ठीक है, तो आपको भी ये समझ आना चाहिए कि इसको इन्फेक्शन है। अगर पेशेंट का जो मल है वो बिल्कुल वाइट राइस जैसा आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि इसको हैजा है, ठीक है। तो ये इन्फेक्शन जो डिजीज होती है उनके साइन एंड सिम्टम्स आपको पता होना चाहिए। अब देखते हैं स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन। स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन क्या है, जब कोई सूक्ष्म जीव शरीर में प्रवेश करता है तो वह निम्नलिखित चरणों से गुजरता है। कौन कौन से चरण होते हैं जिनसे वह गुजरता है, इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड जैसे क्या होता है, प्रवेश, बॉडी में एजेंट ने प्रवेश किया और कितने दिन के बाद उससे लक्षण दिखना शुरू किए, तो जो वो लक्षण दिखने के समय होता है और प्रवेश का समय होता है, जो बीच का पीरियड होता है उसे इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, ठीक है। कीटाणु के शरीर में प्रवेश करने से लेकर पहला लक्षण दिखाई देने तक समय जो होता है वो इंक्यूबेशन पीरियड। कोविड में यहाँ कितना दिन होता है, 2 से 14 दिन होता है। 2 से 14 दिन क्यों बोला गया, अगर आज इन्फेक्शन फैला है, मतलब बॉडी में तुम्हारे वो वायरस जो है प्रवेश किया, तो आज प्रवेश करने के 14 दिन तक, जब तक उसका जो 14 दिन बाद उसका फर्स्ट लक्षण दिखाई दिया, तो क्या हो गया, बीच में 14 दिन से पहले कोई लक्षण नहीं आया और दो को इन्फेक्शन आ चुका था, तो 2 से 14 के बीच में जितने भी डेज हैं वो इंक्यूबेशन पीरियड हो जाते हैं, ठीक है। प्रीडोर्मल स्टेज, इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति को हल्का बुखार या थकान महसूस होती है। जो फर्स्ट स्टेज होती है, व्यक्ति को क्या लगेगा, हल्का सा बुखार हुआ, थोड़ी सी थकान महसूस होगी, जिसे लोग बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, ठीक है, फर्स्ट स्टेज को तो इग्नोर ही करते हैं। लेकिन स्पष्ट बीमारी का पता नहीं चलता है, इस समय संक्रमण फैलने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। इस टाइम पे क्या होता है कि इन्फेक्शन तो पता नहीं है कि कौन सा इन्फेक्शन है क्या है,
और इग्नोर भी करते हैं, तो इस टाइम पे क्या होता है, इन्फेक्शन आपकी बॉडी में तो आ चुका है और आपने कोई प्रिकॉशन या आइसोलेशन नहीं किया है, तो आइसोलेट नहीं किया है खुद को, तो इस टाइम पे इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैलने के चांसेस होते हैं। बीमारी की अवस्था, इलनेस स्टेज, इस दौरान रोग के विशिष्ट लक्षण जैसे दाने निकलना, तेज बुखार, खांसी दिखाई देना, ये सारे जो लक्षण होते हैं वो आ जाते हैं, बीमारी इलनेस स्टेज हो जाती है। ठीक है। एन क्या होता है, स्वास्थ्य लाभ, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली कीटाणुओं को मार देती है और रोगी धीरे धीरे ठीक होने लगता है। जो बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम होता है, वो जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं उनको धीरे धीरे मार देते हैं उनसे लड़ने के बाद, और धीरे धीरे बॉडी जो होती है फिर से रिकवर होने लगती है। टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन, संक्रमण के प्रकार जो होते हैं, टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन कौन से हैं, लोकल स्थानीय संक्रमण, जो शरीर के एक हिस्से से तक सीमित हो जाते हैं, जैसे फोड़ा, जैसे कि फोड़ा हुआ एक बॉडी में, एक ही पार्ट एक हिस्से में हुआ वहीं पे रहा, ये नहीं कि पूरी बॉडी पे धीरे धीरे हो जाएगा, फैल जाएगा, वो एक ही पार्ट में रहता है, तो वो होता है लोकल। लोकल मतलब किसी एक जगह। सिस्टमिक क्या होता है, जो पूरे शरीर में फैल जाए, जैसे सेप्टिसीमिया या खून का संक्रमण, जैसे ब्लड कैंसर हो गया, सेप्टिसीमिया हो गया, ये क्या होते हैं, पूरी बॉडी में फैल जाते हैं। नोजोकोमिकल इन्फेक्शन, अस्पताल से होने वाला इन्फेक्शन, नोजोकोमिकल इन्फेक्शन बोलते हैं इसे, जो हॉस्पिटल से एक्वायर्ड होता है, वह संक्रमण जो मरीज को अस्पताल में भर्ती होने के दौरान मिलता है। जैसे कि पेशेंट घर से आया तो उसे कोई इन्फेक्शन नहीं था, लेकिन उसके बाद में उसको इन्फेक्शन हो गया, वो क्या हुआ, नोजोकोमिकल इन्फेक्शन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड, ये क्या होते हैं, महामारी विज्ञान जैसे एपिडेमियोलॉजिकल के अनुसार बीमारी कभी भी अकेले नहीं होती या 3 कारकों के बीच असंतुलन का परिणाम होता है। कौन कौन से कारण हैं, कौन कौन से कारक हैं जिनके बीच अगर इम्बैलेंसिंग होता है तो बीमारी बनती है महामारी विज्ञान के अकॉर्डिंग। कौन कौन से, फर्स्ट है एजेंट, रोग का कारण, ऊपर बताए गए जैविक, भौतिक और रासायनिक कारकों के अलावा एजेंट की शक्ति पर बीमारी निर्भर करती है। ठीक है, भौतिक, रासायनिक और जैविक कारण तो होते ही होते हैं, उसके अदर एजेंट की जो होता है, एजेंट की शक्ति, कैपेसिटी कितनी, वह भी बीमारी पर निर्भर करती है। जैसे कि कोई एजेंट आया, वो बहुत दुबला पतला था, मतलब कोई आर्मी फोर्स, और आपकी आर्मी फोर्स ने उसे तुरंत गिरा दिया, अगर वो स्ट्रॉन्ग है और आपके आर्मी फोर्स को गिरा दिया तो वो बॉडी में आ जाएगा। तो बीमारी काफ़ी ना कहीं जो आने वाला एजेंट होता है उस पर भी डिपेंड होती है। वायलेंस, कीटाणु कितना घातक है, इन्फेक्टिविटी, कीटाणु कितनी तेजी से फैल सकता है, ये हो गया एजेंट। अब देखते हैं सेकंड है हमारा होस्ट, मेजबान या व्यक्ति, व्यक्ति के शरीर के वे कारक जो उस बीमारी का बीमार बनाते हैं। कौन से कारक हैं जो उस पर्सन को बीमार बनाते हैं, जैसे एज, छोटे बच्चों और बुजुर्गों की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है बहुत कम होती, इम्यूनिटी जो होती है बहुत वीक होती है, तो उनमें क्या होता है, किसी भी बीमारी से ग्रसित होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। न्यूट्रिशन, कुपोषित व्यक्ति या माल न्यूट्रिशन कोई पर्सन है उससे जल्दी बीमारी हो जाती है। इम्यूनिटी, जिसने टीका या वैक्सीन नहीं लगवाया है वह सुरक्षित रहता है। जैसे कि इम्यूनिटी क्या, वैक्सीन क्या होती है, इम्यूनिटी को बूस्ट करना बीमारी आने से पहले ही। अब कुछ चीज़ें होती हैं जो जेनेटिक्स भी होती हैं, कुछ बीमारियां वंशानुगत होती हैं। और नेक्स्ट है हमारा थर्ड, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का भी बहुत बड़ा रोल है हमारी बीमारियों को लेके और हेल्थ को लेके। ठीक है, तो यहाँ पे बीमारी कैसे होती है, बाहरी वातावरण जो एजेंट और होस्ट को मिलाता है, भौतिक पर्यावरण, गंदा पानी हो गया, दूषित हवा, भीड़ भाड़ वाले घर, जैविक कारण जैसे हो गया मच्छरों, मक्खियों और चूहों की अधिकता, बहुत ज़्यादा मच्छर है तो मलेरिया, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फैलेंगी। सामाजिक आर्थिक स्थिति, गरीबी, शिक्षा की कमी और अंधविश्वास के कारण लोग इलाज में देरी करते हैं। क्या करते हैं, पहले लोग झाग फूड करवाएंगे, उसके बाद ट्रीटमेंट करवाएंगे, तब तक क्या होगी, बॉडी जो बीमारी है, जो इन्फेक्शन है बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड कर देगा बॉडी को। एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखेंगे अब, संक्रमण फैलने के मार्ग। एएनएम के लिए जानकारी बहुत जरूरी है कि बीमारी गांव में कैसे फैल रही है, क्योंकि जब उसे पता होगा तो वो कम्युनिटी के लोगों को भी जागरूक करेगी। फॉर एग्जांपल क्या, प्रत्यक्ष डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, हाथ मिलाना, चूमना, घाव को छूना, जैसे खुजली, स्टाइटिस, ये सारे क्या होते हैं, इन्फेक्शन, डायरेक्ट इन्फेक्शन फैलाते हैं। ड्रॉपलेट क्या होता है, खांसने या छींकने से निकलने वाली बूंदे, जैसे टीबी, जुकाम, तो उनको ये बताना कि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से हो जाता है, जो छींकने से और जुकाम से होता है टीबी। तो इसे क्या करना है, अगर किसी पर्सन को टीबी है तो उसके अपने घर वालों और उसके जो फैमिली के पर्सन है वो थोड़ा सा उससे डिस्टेंस रखें। ठीक है, और उसे साइकोलॉजिकल सपोर्ट दें दूर से, या और उसे आइसोलेट करें। और पेशेंट जो है उसे खुद से समझना चाहिए कि मेरे अंदर इन्फेक्शन है तो मुझे किसी और पर्सन को इन्फेक्टेड नहीं करना है, तो उसे मास्क लगा के रखना है। अब व्हीकल बोर्न, वाहन जनित, दूषित वाहन
जैसे दूध या भोजन के माध्यम से, जैसे हैजा, टाइफाइड हो गया। वेक्टर बॉर्न मच्छर, मक्खी या पिस्सू के माध्यम से, जैसे मलेरिया, कालाजार, डेंगू। फोमाइट बॉर्न मरीज के कपड़े, बर्तन या तौलिए के इस्तेमाल से, ये सारी चीज़ें जो डिजीज है वो इन्फेक्शन इधर उधर फैलता है। अब देखते हैं संक्रमण नियंत्रण में एएनएम की भूमिका क्या है। नर्सिंग इंटरवेंट्स। बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में एएनएम की भूमिका जो होती है संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने में सबसे महत्वपूर्ण रोल जो है वो प्ले करती है। एसेप्टिक तकनीक का ये होता है मतलब कि अगर हम किसी ओपन वुंड को टच कर रहे हैं तो हमें क्या स्टराइल ग्लव्स टच पहनने हैं, ठीक है, और स्टराइल प्रोसीजर करना है। इंजेक्शन लगाते समय या प्रसव डिलीवरी कराते समय पूरी तरह सफाई रखना और उबले हुए उपकरणों का प्रयोग करना है, ठीक, स्टराइल चीज़ों का यूज करना है एसेप्टिक टेक्निक में। कचरा प्रबंधन। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, सुई, निडिल और दूषित रुई को सही रंग के डिब्बे में डालना ताकि इन्फेक्शन ना आ सके। मतलब अगर निडिल है तो उसको पंचर प्रूफ वाइट कंटेनर में ही डालना, ना कि ब्लैक में डाल देना या रेड में डाल देना। इससे क्या होगा कि कहीं जो हाउस कीपिंग होते हैं, जो डस्टबिन खाली करते हैं, उनको वो प्रिक हो सकती है और आपको भी कहीं ना कहीं उसके लगने के चांसेस होते हैं। समुदाय को शिक्षित करना, कम्युनिटी को एजुकेट करना। 6 चरणों में हाथ धोना, उन्हें हैंड वॉशिंग के स्टेप्स बताना, जैसे हैंड वॉशिंग स्टेप के बारे में बताना, पानी को उबाल कर पीने की सलाह देना और शौचालय के प्रयोग पर जोर देना। स्वच्छ भारत अभियान। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन, बच्चों को समय पर बीसीजी या पेंटावायलेंट और मीजल्स जैसे टीके लगाकर उनकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। ये एएनएम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। याद रखने का सूत्र क्या होता है, की सुमन। हैंड वॉशिंग के जो स्टेप्स हैं उन्हें याद करने का और फॉर्मूला है की सुमन। फॉर्मूला लोगों को बताने से क्या होगा कि वो भूलते नहीं है, वो बस एक फॉर्मूला याद कर लेंगे और उन्हें पता रहेंगे। संक्रमण कीटाणु एजेंट प्लस कमजोर शरीर, होस्ट प्लस गंदा वातावरण, इन्वायरमेंट। ऐसे इन्फेक्शन कैसे फैलता है यहाँ पे, एजेंट प्लस होस्ट प्लस इन्वायरमेंट, ठीक, और हो गया इन्फेक्शन। शरीर की रक्षा प्रणाली, डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। जब कोई संक्रमण इन्फेक्शन शरीर पर हमला करता है तो हमारा शरीर उससे 3 स्तरों में लड़ता है। जब कोई इन्फेक्शन है, हमारी जो आउटर साइड हमारी आर्मी है, ठीक है, जो बैड आर्मी बोल सकते हैं इसे, ठीक है, वो हमारी बॉडी पे क्या करती है, अटैक करती है। तो हमारा शरीर उससे 3 स्तरों में लड़ता है। कौन कौन से, फर्स्ट बाउंड्रीज हमारी होती है, फर्स्ट लाइन फोर्स, सेकंड लाइन फोर्स एंड थर्ड लाइन फोर्स। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंसेस में क्या होता है, यह बाहरी रुकावटें जो कीटाणु को अंदर घुसने से रोकती है। वो स्किन जो होती है, स्किन को मान सकते हैं। एंड हमारी जो इम्यूनिटी होती है वो क्या करती है, बाहरी जो इन्फेक्शन है उससे अंदर आने ही नहीं देती, पहले वो लड़ती है। अगर वो हार गई तो सेकेंड वाली लड़ती है। जैसे कि हमारे फर्स्ट में क्या आती है, स्किन एक सुरक्षा कवच की तरह हमारा काम करती है, ठीक है। आंसुओं लार, इसमें लाइसोजाइम नामक एंजाइम होता है जो बैक्टीरिया को मारता है। जैसे आँखों या मुंह के थ्रू कोई इन्फेक्शन आने की, बैक्टीरिया आने की कोशिश कर रहा है तो उसे क्या करते हैं, उसमें लाइसोजाइम होता है, एक आर्मी होती है लाइसोजाइम, वो उसे मारने का, किल करने का काम करती है। पेट के एसिड हो गए, जैसे कि अगर हमने कुछ खा लिया, उसमें कुछ बैक्टीरिया या इन्फेक्शन चीज़ थी तो क्या करते हैं, जो HCl हमारे पेट में होता है वो उसे मार देता है। भोजन के साथ आए कीटाणु को नष्ट कर देता है। द्वितीय रक्षक या सेकंड लाइन डिफेंस। अब सेकंड बाउंड्री यहाँ तो मर गया, अगर कोई इसको पार करके भी अंदर आ रहा है तो सेकंड लाइन डिफेंस क्या करेगी, यदि कीटाणु अंदर घुस जाए तो शरीर की सफ़ेद रक्त कोशिकाएं जो WBC होते हैं उन्हें निकल लेती हैं, उन्हें खा लेती हैं। ओके, बड़ी खतरनाक है भाई डिफेंस। और सूजन, इन्फ्लामेशन या बुखार पैदा करती हैं ताकि कीटाणु मर जाए। अगर बॉडी में फीवर आ रहा है ना तो आपको ये मतलब, इसका मतलब ये होता है कि जो हमारी WBC है वो किसी इन्फेक्शन से लड़ाई कर रही है, या किसी पार्ट में सूजन हो रही है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो भी ये है कि हमारी जो WBC है वो लड़ रही हैं। द्वितीय रक्षा प्रणाली, जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस होती है। अब इनके बाद भी कोई इन्फेक्शन अगर अंदर आ रहा है तो हमारी थर्ड लाइन जो डिफेंस होती है वो लड़ाई करती है। यह क्या करती है, यह सबसे विशिष्ट इसमें शरीर की एंटीबॉडी बनाता है जो खास तरह के वायरस और बैक्टीरिया की पहचान कर उन्हें खत्म कर देता है, किल करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं की टर्म्स फॉर एग्जाम्स। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे बिहार एएनएम जो परमानेंट वैकेंसीज आने वाली हैं, ठीक, उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। एक एएनएम के रूप में आपको इन शब्दों का अंतर स्पष्ट पता होना चाहिए क्योंकि ये परीक्षाओं में बार बार आते हैं। कौन कौन से हैं, जैसे कि एंडेमिक,
कुछ एंडेमिक पेंडेमिक ऐसा एग्जाम में ऑप्शन देंगे, इनमें के में से कौन सी एंडेमिक डिजीज है, कौन से एपिडेमिक है, कौन सी पेंडेमिक है। तो आपको एंडेमिक पेंडेमिक जो होती है इनकी डिफिनीशन पता होनी चाहिए, तभी आप उस ऑप्शन को राइट कर सकेंगे। ऐसा नहीं कि हमें रट्टा नहीं मारना, हमें सारी चीज़ों को कॉन्सेप्ट वाइज याद करना है। वह बीमारी जो किसी विशेष क्षेत्र में हमेशा मौजूद रहती है, जैसे बिहार में कुछ क्षेत्र में कालाजार। एंडेमिक मतलब स्थानिक, स्थानिक मतलब वो किसी कोई एक पर्टिकुलर एरिया है वहाँ पे वो जो डिजीज होती है वो अक्सर रहती ही रहती है, ठीक है। तो उसे कहते हैं स्थानिक या परमानेंटली, और कुछ कुछ जगहों में, ऐसा नहीं कि पूरी एरिया में, कुछ कुछ जगहों में वो चीज़ रहती ही रहती है, उसे कहते हैं स्थानिक। एंडेमिक, एंड मतलब अंदर, ठीक है, किसी चीज़ में अंदर। एपी मतलब महामारी, एपी बाहर, एपिडेमिक बाहर, ठीक है। जब कोई बीमारी अचानक बहुत बड़े क्षेत्र और बहुत सारे लोगों के एक साथ प्रभावित करते हैं। महामारी, महामारी का मतलब यही है बहुत ज़्यादा लोगों को मारी, ठीक है। तो इससे हम याद कर सकते हैं इसे ट्रिक से। तो बहुत ज़्यादा लोगों को प्रभावित करती है। पेंडेमिक, पेंडेमिक जो हमारा पेन है उस पर सब कुछ डिपेंड है, ऐसे में याद करना है विश्वव्यापी महामारी। उससे हम वर्ल्ड को जीत सकते हैं, दुनिया को जीत सकते हैं, किससे? पेन से। जब कोई बीमारी पूरी दुनिया में फैल जाए, जैसे कोविड-19, इससे पहले क्या था? HIV, ठीक है। अब पहला प्रीवियस भी पूछ सकता है कि कोविड-19 से पहले से कौन सी बीमारी जो पेंडेमिक थी, तो हमें क्या करना है? HIV, ठीक है। स्पोरेडिक, छिटपुट, छिटपुट, स्पैरो वाली जो आपको पता है, स्पैरो बर्ड छुटपुट छुटपुट चलती रहती थी, वैसे याद करना है। वह बीमारी जो कभी कभार और अलग अलग जगहों पर फैलती, कभी कभी हो गई, देखने को मिल गई कहीं कहीं अलग अलग जगह पे, ऐसा नहीं कि एक ही जगह पे। कैरियर, वाहक, वह व्यक्ति जिसके, कैरियर किसे कहते हैं? वाहक किसे कहते हैं, ऐसे भी आ सकता हूँ। वह व्यक्ति जिसके द्वारा शरीर में कीटाणु तो हैं लेकिन उसे खुद को कोई लक्षण नहीं है, फिर भी वह दूसरों को बीमार कर सकता है, ठीक है, वो होता है कैरियर। अब होते हैं स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। क्या होता है अगर हम देखो इन्फेक्शन के बारे में देख रहे हैं, तो हमारा स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन जो होता है उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्या है? संक्रमण को रोकने के लिए इन दो प्रक्रियाओं का होता है जो ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कौन सी दो है स्टेजेस? स्टेरिलाइजेशन, इसमें क्या होता है, सभी जो जीवित जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके बीजाणु से स्पोरेसिस को पूरी तरह से नष्ट किया जाता है। कैसे किया जाता है? ऑटोक्लेव पर होता है, प्रेशर कुकर की तरह इसे ऑटोक्लेव करते हैं, ठीक है। तो और इसका टेम्परेचर क्या होता है? 121 डिग्री सेल्सियस। अभी क्वेश्चन में मतलब ये भी आता है कि ऑटोक्लेव का प्रेशर टेम्परेचर कितना होता है? 121 डिग्री सेल्सियस। टाइम कितना होता है? 15 से 20 मिनट, ठीक है। टाइमिंग भी आपको याद होनी चाहिए। डिसइंफेक्शन, इसमें हानिकारक कीटाणुओं को मारा जाता है, जो हानिकारक सूक्ष्म जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उन्हें मार दिया जाता है, किल करते हैं उन्हें, लेकिन उनके बीजाणु स्पोर्स बच सकते हैं। फिनाइल या ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करना। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रेकिंग द साइकिल, संक्रमण चक्र को तोड़ने के उपाय। ब्रेकिंग द साइकिल, अभी कोई इन्फेक्शन साइकिल जो है वो चल रही है, तो हम ब्रेक कैसे करेंगे, ब्रेक डाउन कैसे करेंगे। तो बिहार में जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पे क्या करते हैं, काम करते थे। हम एनएम के इन 3 तरीकों को इन्फेक्शन को रोक सकते हैं। कौन कौन से 3 स्टेप्स हैं जिनसे हम इन्फेक्शन को कंट्रोल करते हैं? इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफ द रिसीवर्स। अब यहाँ पे क्या हुआ, कोई पेशेंट है तो जल्दी से पता लग गया कि अर्ली डायग्नोसिस, उसे किसी बीमारी के बारे में बहुत जल्दी पता चल गया, तो हम क्या करें? अर्ली डायग्नोसिस करेंगे और उसे तुरंत आइसोलेट कर देंगे और उसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कंट्रोल ऑफ द रिवर्स, स्रोतों का नियंत्रण। पूरा दरवाजा बंद कर दे। ओहो। और नेक्स्ट है हमारा गम। ये एक्चुअली मैंने अपनी रूममेट को रूम बंद कर गेट बंद करने के लिए बोला था, ठीक है, डोंट माइंड। अब संचरण के मार्गों को रोकना, ट्रांसमिशन जो होता है उनके जो रूट्स होते हैं उनको रोकना। हाथों की स्वच्छता, हैंड हाइजीन सबसे प्रभावी तरीका होती है। अब हम इन्फेक्शन को रोकने के लिए कौन सा मेथड है जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है? कौन सा? हैंड हाइजीन। अगर हैंड हाइजीन और हैंड वॉशिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है, तो हम उसको भी समझते हुए यहाँ पे चलेंगे। अब वर्ड आ ही गया तो उसको भी समझ लेते हैं। हैंड हाइजीन क्या होता है? विद स्क्रब क्लीन किया जाता है हैंड हाइजीन, ठीक है। और हैंड वॉशिंग क्या होता है? वाटर विद सॉप। तो वाटर विद सॉप से हम वॉश करते हैं, वो हो गया हैंड वॉशिंग। हैंड हाइजीन में क्या होता है? स्क्रब को रफ करते हैं हैंड पे, ठीक है, वो हैंड हाइजीन में आ गया। हैंड हाइजीन के 5 मूवमेंट्स होते हैं, हैंड वॉशिंग के 7 मूवमेंट्स होते हैं, ओके। सबसे प्रभावी तरीका होता है हैंड हाइजीन, कम समय में। इसका टाइमिंग क्या होता है हैंड हाइजीन का? 30 सेकंड्स, 20 to 30 सेकंड्स होता है। हैंड वॉशिंग में क्या होता है? नॉर्मल जो होता है वो 80 सेकंड्स का होता है, तो 1 मिनट लगता है। तो हमने एक पेशेंट को टच किया नॉर्मली और ज़्यादा इन्फेक्शस
वर्क नहीं था या फिर कोई बॉडी फ्लूइड नहीं टच किया, ऐसे पेशेंट को या पेशेंट की बेडशीट को ऐसे कुछ टच किया, तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली तुरंत हैंड हाइजीन करेंगे, स्क्रब लेंगे, रफ करेंगे 20 to 30 सेकेंड्स। अब क्या, पर्यावरण की सफाई, मच्छरों को पनपने से रोकना, पानी जमा ना होने देना, ठीक है। कहीं पे अगर कहीं कम्युनिटी में आप गए विजिटिंग के लिए, वहाँ पे कहीं पानी है तो उसको जमा हो, उसके पानी के निकास के रास्ते बनवाना, ठीक है। सुरक्षित जल आपूर्ति, क्लोरीन की गोलियां बांटना, तो इससे क्या होता है, काफ़ी हद तक जो इन्फेक्शन होता है कम्युनिटी में वो कंट्रोल होता है। नेक्स्ट हमारा प्रोटेक्टिंग द होस्ट, टीकाकरण, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को समय पर टीके लगाना, बेहतर पोषण होता है, व्यक्ति को पौष्टिक आहार जैसे आयरन, प्रोटीन लेने की सलाह देना, ताकि उसकी जो इम्यूनिटी होती है वो बढ़े। प्रोटेक्टिंग द होस्ट। अब यहाँ पे है स्पेसिफिक फोकस फॉर द बिहार है ना। अब ये देखते हैं हम विशेष ध्यान कौन कौन सी चीज़ों पे देना है। बिहार में कुछ बीमारियां जैसे अधिक प्रचलित होती है, कौन कौन सी, जैसे जिनके बारे में आपको विस्तार से पढ़ना चाहिए। काला जार या सैंड फ्लाई के काटने से फैलता है। जो काला जार होता है वो किससे फैलता है, सैंड फ्लाई से काटने से फैलता है। क्वेश्चन ये भी आता है आपको, ये सिंपल क्वेश्चन लग रहा होगा वरना इसमें मैं घुमा देंगे इसके जो आंसर्स होंगे। तो काला जार नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आ रहा है, एक क्वेश्चन दे दे 4 ऑप्शन दे, मैचिंग वाइज, ऐसे मैचिंग वाइज हो जाता है, मैचिंग वाइज। अब इनमें से मैच करो, ठीक है। तो इनमें अक्सर क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। डायरिया जो होता है गंदा पानी और भोजन से फैलते हैं। कुपोषण जो संक्रमण का सबसे बड़ा कारण बनता है। माल न्यूट्रिशन क्या है, अगर किसी बॉडी कोई माल न्यूट्रिशन है, माल न्यूट्रिएंट है और उसकी पहले से ही बॉडी वीक है, उसकी जो इम्यूनिटी है, आर्मी फोर्स है वो पहले से ही वीक है, तो कोई भी इन्फेक्शन आके उससे आराम से बॉडी में घुस जाएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अभी तक हमें कितना समझ है, हमारा क्या लेवल है एग्जाम की तैयारी को लेके, ठीक है, क्योंकि वैकेंसीज आने वाली है और हमें एक भी मौका नहीं छोड़ना है। तो देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर है हमारा 1, इन्फेक्शन का क्या अर्थ होता है। इन्फेक्शन क्या है, फर्स्ट ही जो हमारी लाइन थी, हेडलाइन जो हमारी पहली डिफिनीशन थी वही क्वेश्चन आ गया, ठीक है। शरीर में पोषक तत्वों की कमी, शरीर में हानिकारक सूक्ष्म जीवों का प्रवेश और विकास, हड्डियों का टूटना, केवल मानसिक तनाव। तो इन्फेक्शन जो होता है शरीर में हानिकारक सूक्ष्म जीवों का प्रवेश और विकास। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है हमारा सेकंड, संक्रामक रोग जिसे चेन ऑफ इन्फेक्शन का पहला घटक कौन सा है। पोर्टल ऑफ एग्जिट, संचरण का तरीका, इन्फेक्शियस एजेंट एंड होस्ट। तो फर्स्ट चेन जो होता है इन्फेक्शियस एजेंट, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड है, इनमें से कौन सा रोग बैक्टीरिया जीवाणु के कारण होता है। मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, मीजल्स, पोलियो। जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि ये ऐसा आ जाएगा कि इनमें से कौन सा रोग है जो वायरस से फैलता है, कौन सा है बैक्टीरिया से होता है। ऑप्शन दे देंगे आपको, अब चूज करना होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, मलेरिया जो हो गया पैरासाइट्स होता है, ठीक है। मीजल्स हो गया वायरस होता है, पोलियो वायरस हो गया। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा ट्यूबरक्लोसिस, तो हमारा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा बी। आपको क्या करना है, अगर आप क्लियर आंसर नहीं पता तो आपको इलिमिनेट करना है। इलिमिनेशन वाला मेथड जो होता है बहुत इफेक्टिव होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंक्यूबेशन पीरियड किसे कहते हैं। अस्पताल में भर्ती होने का समय, कीटाणु प्रवेश से लेकर पहले लक्षण दिखने तक का समय, रोग के पूरी तरह ठीक होने का समय, दवा लेने का समय। तो हमने पहले ही बताया था इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। इन्फेक्शन हमारी बॉडी में आया, उसके बाद हमारा पहला लक्षण कब दिखा, उसके बीच का जो ड्यूरेशन होता है वो होता है हमारा इंक्यूबेशन पीरियड। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5, मलेरिया रोग का वाहक वेक्टर कौन है। मादा एनोफ्लीज मच्छर, घरेलू मक्खी, कुत्ता, चूहा। तो मलेरिया किससे फैलता है, मादा एनोफ्लीज मच्छर। जो ऑप्शन नंबर ए राइट है यहाँ पे हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 6 है, जब कोई बीमारी विश्व स्तर पर फैल जाती है तो उसे क्या कहा जाता है। पेंडेमिक, विश्व यहाँ पे आ जाए हमारा पेन जो है विश्व को जीत सकता है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले विश्वव्यापी महामारी, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। फॉर कौन सा है अभी न्यूएस्ट में, कोविड-19, और इससे पहले कौन था, HIV। शरीर की प्रथम रक्षा व्यक्ति पंक्ति, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या होती है। जो हमारी 3 लाइन्स होती हैं, डिफेंस की 3 लाइन होती है, फर्स्ट लाइन कौन सी है हमारी, स्किन। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे हमारा। सेकंड कौन सी होती है हमारी, WBC। नेक्स्ट हमारा नोसोकोमिकल संक्रमण जो होता है, इन्फेक्शन जो होता है वो कहाँ से मिलता है। घर से, खेल के मैदान से, अस्पताल से, स्कूल से। नोसोकोमिकल इन्फेक्शन होता है हॉस्पिटल से मिलता है, एक्वायर्ड हॉस्पिटल इन्फेक्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया। अस्पताल में उपकरणों को विसंक्रमित करने की सबसे अच्छी विधि कौन सी होती है। इफेक्टिव मेथड, इफेक्टिव जो होता है मेथड कौन सा होता है। धूप में रखना, ठंडे पानी से धोना, ऑटोक्लेव, तेज लग। सबसे इफेक्टिव जो होती है ऑटोक्लेविंग होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 है, काला आजार, सॉरी
कालाजार का संचरण किस मक्खी के काटने से होता है? सैंड फ्लाई से होता है, लेकिन फिर भी हम ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, आपको भी मौका देते हैं, ठीक है। ये मैंने बोनस हो गया, जो भी आप लोगों के मार्क्स काउंट करना उसमें सैंड फ्लाई एक बोनस करना, क्योंकि मैंने पहले आंसर बोल दिया। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे हमारा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संक्रमण नियंत्रण का सबसे सरल और महत्वपूर्ण उपाय कौन सा है? इन्फेक्शन कंट्रोल का सबसे इजी मेथड कौन सा है? महंगे फल खाना, हैंड वॉशिंग, अधिक सोना, कसरत करना। तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इजी हैंड वॉशिंग, आपको क्या लगेगा, सिर्फ 60 सेकंड्स देने हैं यार, मेडिकल हैंड वॉशिंग करनी है। क्वेश्चन 7 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन रोग किसकी कमी से होता है? आगे ना क्वेश्चन मारस में जो मैंने आपको टाइम निकाल के बताया था, सिर्फ इन क्वेश्चन मारस में वर्ड पे क्या है, विटामिन, वसा, प्रोटीन, आयरन। तो क्वेश्चन होती है प्रोटीन की कमी से। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 13, वह व्यक्ति जो बीमार नहीं दिखता है लेकिन कीटाणु फैला सकता है। ओके, वह व्यक्ति जो बीमार नहीं दिखता है, कोई पेशेंट जो पर्सन है कोई बीमार नहीं दिख रहा है लेकिन वो इन्फेक्शन फैला सकता है, वो क्या कहलाता है? स्वस्थ व्यक्ति, कैरियर, नर्स, डॉक्टर। वो होती है कैरियर। क्या होता है इसमें, क्या होता है, टीबी के जो स्टार्टिंग के सिम्टम्स होते हैं, साइन सिम्टम्स, वो बॉडी वो दिखते नहीं है, पता नहीं चलता पर्सन को वो कि इन्फेक्शन है, बट वो इन्फेक्शन बहुत स्पीड में फैलाता है, तो उसे कहते हैं हम कैरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 है, छींकने या खांसने से फैलने वाला संक्रमण क्या कहलाता? रक्त जनित, ड्रॉपलेट, भोजन जनित, जल जनित। ये तो छींकने और खांसने से होता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन किस में फैलता है? टीबी में, ठीक है। टीबी कैसे फैलता है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डॉग्स। डॉग्स थेरेपी किस बीमारी के इलाज के लिए दी जाती है? जैसे कीमो हमारी कैंसर के लिए दी जाती है, तो डॉग्स किसके लिए जाते हैं? एड्स के लिए, कैंसर के लिए, क्षय और ट्यूबरकुलोसिस के लिए, मधुमेह के लिए। तो डॉग्स दी जाती है यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस के लिए। एड्स की बात किया जाए तो यहाँ पे ART दी जाती है, ठीक। कैंसर की बात की जाए तो कीमोथेरेपी दी जाती है, ठीक है। मधुमेह के लिए ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो मधुमेह डिजीज डायबिटीज़ के लिए दी जाती है, बस इसके डायबिटीज़ की कुछ मेडिसिन चलती हैं, या डायबिटीज़ के टाइप्स जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग ओके इंसुलिन या टैबलेट फॉर्म क्या देना है वो होता है, ठीक है। फिजिशियन डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सतहों को साफ करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर क्या है? एंटीबायोटिक है, डिसइंफेक्टेंट है, वैक्सीन है, विटामिन। डिसइंफेक्टेंट विसंक्रामक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17 है, शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है? RBC, WBC, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। तो एंटीबॉडी का निर्माण करती है हमारी डिफेंस मैकेनिज्म, WBC, ठीक। ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया है यहाँ पे हमारा। एनीमिया। एनीमिया रोग किस खनिज की कमी से होता है? कैल्शियम, आयरन, आयोडीन, मैग्नीशियम। तो एनीमिया होता है हमारा यहाँ आयरन की कमी से। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा ये हमारा, ठीक है। प्रसव डिलीवरी के दौरान सफाई बनाए रखने का क्या कहलाता है? डिलीवरी के टाइम पे जो सफाई बनानी है उसको क्या कहते हैं? एसेप्टिक टेक्निक। डिलीवरी करवाई जाती है एसेप्टिक टेक्निक से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो कौन सा क्वेश्चन, पेंटावेलेंट टीका कितनी बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करता है? हमारा जो पेंटा है इसी से होता है 5, ठीक है। तो ये हमारी कितनी बीमारियों को सुरक्षित करता है? 5 हमारे हैं ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की प्यारी सी क्लास। आई होप सभी को पसंद आई होगी और समझ आई होगी, ठीक है। कोई सा भी डाउट है, छोटे से छोटा डाउट है तो बेहिचक कमेंट कर से हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, जल्दी ही। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।